बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए फेडरल बोर्ड ने इस दफ़ा जो पीबीए का सेक्शन है उसमें फिर दोबारा से कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो लास्ट ईयर के एसएससी के फाइनल पेपर में आए थे वो ओमिट किए हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ऐड किए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन थी और फिर मॉडल पेपर एक फेडरल बोर्ड ने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, तो उसका भी सोल्यूशन मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पीबीए के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल बताऊँगा और एंड में इंशाल्लाह उसका मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। बाकी जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स इस लिस्ट में मौजूद हैं, इन तमाम की अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा साथ साथ, और ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड ये चैनल पे कर दूंगा मैं साथ साथ। अभी सबसे पहले लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं और कैसे फेडरल बोर्ड ने डिवाइड किया है इन एक्सपेरिमेंट्स को। तो देखिए, फेडरल बोर्ड ने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है एक्सपेरिमेंट्स को। सेक्शन ए में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मेजर एक्सपेरिमेंट्स कहलाएंगे, और जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके 9th के सेक्शन में से एक एक्सपेरिमेंट आएगा फॉर 6 मार्क्स और 10th में से एक आएगा 6 मार्क्स का। तो टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में से क्वेश्चन 2 बनेंगे। उसमें जो प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, अब ये स्टार्ट में 9th क्लास के हैं। पहला है वर्नियर कैलिपर का, ये 9th क्लास से है लेकिन ये मेजर है। उसके बाद स्क्रू गेज का एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद एक एंगल आयरन वाला एक्सपेरिमेंट है, ये भी 9th में हम करते हैं। नंबर 4 में है सिंपल पेंडुलम की, 9th में भी 10th में भी दोनों जगह हम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नंबर 5 है, ये नया ऐड हुआ है चूँकि ये आपका ये चैप्टर दफ़ा 10th की फिजिक्स की जो बुक है उसमें भी ऐड था, तो उसमें से ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड। इसके बाद ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर हीटिंग आइस, ये पहले मौजूद था लेकिन पहले माइनर होता था, अब इसको मेजर एक्सपेरिमेंट बना दिया। नंबर 7 स्टडी द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये भी थ्योरी का टॉपिक था, अब इसको पीबीए बना दिया। इसका थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी बता दूं आपको कि इसका जो एसएलओ है वो पीबीए से रिलेटेड ही है। नंबर 8 स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये भी पहले मेजर एक्सपेरिमेंट ही था, लास्ट टाइम भी था। तो इस दफ़ा इसमें ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला एक ऐड हुआ है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है मेजर में से वो ओमिट भी हुए हैं, कुछ 9th के कुछ 10th के, यानी टोटल जो 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सारे 8 के 8 मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं 9th 10th के कंबाइन करके। इसके बाद माइनर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं सेक्शन बी में होते हैं, उसमें से आपके 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4-4 नंबर के 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे यूँ कह लें। अब उस 4 नंबर में भी 2-2 की डिवीजन कर देंगे, भी मॉडल पेपर में दिखाता हूँ कि क्या है। पहले एक्सपेरिमेंट्स को सिर्फ देखते जाएं कि पहला है ये हेलिकल स्प्रिंग वाला, ये 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, 9th क्लास का टॉपिक है ये। उसके बाद पोजीशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना, ये पहले थ्योरी का टॉपिक होता था, इस दफ़ा उन्होंने इसको पीबीए इसका बना दिया है। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल स्टोन बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये भी पहले इंक्लूडेड था, माइनर प्रैक्टिकली होता है, छोटा सा। नंबर 4 है स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग अ प्लेन मिरर, ये भी एक एक्टिविटी है ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये कुछ लाइट के सेक्शन के और एक्सपेरिमेंट्स जो पहले मेजर होते थे अब उनको माइनर कर दिया है, जैसे ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, जैसे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है प्रिज्म का। और फिर ये 2 नए ऐड किए हैं, पेयर द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर, प्लॉट पीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। तो 8 एक्सपेरिमेंट आपके माइनर हो गए और 9 एक्सपेरिमेंट्स 8 ही एक्सपेरिमेंट्स आपके मेजर हो गए। तो टोटल आपके एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे 16। इन 16 एक्सपेरिमेंट्स में से आपका 20 नंबर का पेपर बनेगा जब आप फाइनल बोर्ड का पेपर देंगे। और मोस्टली स्कूल्स हैं वो सेंटअप में भी पीपीए का पेपर लेते हैं। अब उसके बाद ये एक मॉडल पेपर दिया है फेडरल बोर्ड ने कि इस किस्म का आपका पेपर बन के आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, यही प्रैक्टिकल आए, लेकिन इस किस्म का आएगा। अब देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि सेक्शन ए में 6 नंबर के 2 डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आएंगे, एक 9th के सेक्शन से आएगा, एक 10th के सेक्शन से आएगा, उसमें से भी 6 नंबर की फिर आगे मजीद डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है। अब जैसे देखिए, सेक्शन नंबर ए में जो पहला प्रैक्टिकल है ये 10th के सेक्शन का है, और सेक्शन नंबर ए में ही दूसरा प्रैक्टिकल होगा 9th के सेक्शन का, ठीक है। अब पहले देखते हैं सेक्शन नंबर ए का जो प्रैक्टिकल है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। तो सबसे पहली चीज़ जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आपने याद रखनी है, सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। पहला क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज विद ऑल सर्किट कंपोनेंट्स। कुछ नहीं बताया गया कौन से सर्किट कंपोनेंट्स हैं, आपने खुद ड्रॉ करने हैं सारे के सारे। तो इसमें ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको कि एक बैटरी आपने शो करनी है, बैटरी सेल नहीं। और आपको पता है कि जब आप बैटरी कहते हैं तो आपने एक से ज़्यादा सेल्स वहाँ पे कनेक्ट करने होते हैं। तो पहले एक सेल करेंगे कनेक्ट, एक सेकंड, ये मेरा सॉफ्टवेयर खुद ही लाइनें लगा रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन बड़ी, ये पॉजिटिव को ज़ाहिर करती है, फिर एक नेगेटिव को ज़ाहिर करती है, छोटी लाइन, फिर एक पॉजिटिव और फिर एक नेगेटिव। तो ये एटलीस्ट 2 सेल्स आपने कनेक्ट करने हैं, तो ये आपकी एक बैटरी हो जाएगी, ठीक है।
अब इस बैटरी के बाद आगे आपने यहाँ पर स्विच लगाना है, की लगानी है, तो यहाँ पर ये स्विच का या की का ये सिंबल आपने साथ लगा देना है। इसके बाद आगे यहाँ 2 रजिस्टर्स लगाने हैं आपने, 2 रजिस्टर, तो ये रजिस्टर का ये सिंबल होता है R1, ये एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पे R2 ये दूसरा रजिस्टर हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम एमीटर लगाएंगे, यहाँ एमीटर लगा देंगे और एमीटर से वापस बैटरी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो का एक ही रास्ता होता है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो अक्रॉस दोनों रजिस्टर्स बारी बारी करना है, तो हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देना है इस पहले रजिस्टर के अक्रॉस, तो इसी तरह पहले दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस भी लगा देंगे जब उसकी वोल्टेज हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो ये सर्किट डायग्राम होगी, पूरी ड्रॉ इस तरह करेंगे तो नंबर 2 मिलेंगे इसके। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन इन SI यूनिट्स। तो ये पहले बता दिया गया है कि SI यूनिट्स में, तो इसका मतलब है आपने कोई इसके अलावा यूनिट यूज़ नहीं करना। तो वोल्ट मीटर रीडिंग, तो उसका यूनिट क्या होता है, देखिए खाली जगह छोड़िए, खाली जगह आपने खाली नहीं छोड़ना, आपने फिल करना है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग का यूनिट होता है वोल्ट्स, तो यहाँ कैपिटल V आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो ओम का सिंबल यहाँ पे आपने बना देना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। टोटल वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, V होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स का, उसका सिर्फ A लिख देंगे। रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी ओम्स का सिंबल, और डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर भी ओम्स का सिंबल कर देंगे। तो सबसे पहले आपने यूनिट्स लिखने हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी कुछ करना है। आप देखें सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सीरीज में अगर 2, 3, 4, 5 रेजिस्टर्स लगे हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, इन दोनों का सम कर लें, तो 10 और 50 को प्लस करें तो 60 आ जाएगा। सिमिलरली 100 और 60 को प्लस कर दें तो यहाँ 160 आ जाएगा। 280 को प्लस कर दें तो 280 आ जाएगा। चाहे एक रो को पहले सॉल्व करें फिर दूसरी रो को इस तरह करके भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब टोटल वोल्टेज, तो वोल्टेज V1 यहाँ पर V1, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ 2 वोल्ट मीटर बना देते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर एक और बना देते हैं। जब उन्होंने V1 V2 कहा है तो हम भी यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर बना देते हैं। एक से भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, वैसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहले वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2, दूसरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 10, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, 10 + 2 यानी 12 टोटल वोल्टेज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेट करंट, अब नेट करंट जो है वो हमें पता चलेगा ओम्स लॉ से, V = IR, तो I = V/R। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा नेट करंट के लिए, I = V/R। ठीक है जी। अब V कौन सा लें और R कौन सा लें तो या तो आप टोटल वोल्टेज ले लें और टोटल इक्विवेलेंट करंट ले लें, या सीरीज में आपको ये पता होना चाहिए कि करंट सेम रहता है। तो जो बैटरी से करंट जा रहा है ना, वो करंट R1 में से भी, इस रजिस्टर में से भी वही गुजरेगा जो R2 में से गुजरेगा। तो आपने I1 फॉर एग्जांपल अगर फाइंड आउट करना है I1, तो उसके लिए क्या करें, पहले रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है V1 उसको डिवाइड कर दें पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस से, तो V1 को R1 से डिवाइड कर दें या V2 को R2 से डिवाइड कर दें। दोनों सूरतों में एक ही आएगा। देखें V1 को R1 से डिवाइड करूँ तो V1 है 2, इसको मैं डिवाइड करूंगा R1 से तो वो है 10, तो 2/10 करेंगे तो क्या आएगा 1/5। इसी तरह अगर मैं V2/R2 करूं तो 10 को 50 से डिवाइड करें वो भी 1/5 आएगा और 1/5.2 होता है। ठीक है जी। तो आप इसको I को लिखेंगे 0.2। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बाय ओहम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओहम्स लॉ से क्या होता है, R = V/I। लेकिन यहाँ पर V कौन सा पुट करना है और I कौन सा पुट करना है, तो V आपने टोटल वोल्टेज पुट करनी है और I आपने टोटल या नेट करंट पुट करना है। तो टोटल वोल्टेज है 12, इस 12 को डिवाइड कर दे टोटल या नेट करंट से विच इज 0.2, तो ये बन जाएगा 60। तो ये 60 ओम्स टोटल आ जाएगा ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से 60 आया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पहले R = R1 + R2 से किया वो भी 60 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 60 - 60 डिफरेंस आएगा 0। अब दूसरी रो में फिर से कर रहा हूँ, फिर से देख लें कि सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R1 और R2 को प्लस कर दिया सिंपल, फिर टोटल वोल्टेज के लिए V1 और V2 को प्लस कर दिया, 10 और 6 को प्लस कर लिया, तो 10 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है नेट करंट। नेट करंट के लिए मैंने क्या बताया, I = V1/R1 कर लें या V2/R2 कर लें। तो V1 है 6 और R1 है 60, तो आपने क्या करना है 6/60 करना है। तो 6/60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10।
0.10 या 0.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V ओवर I करना है, तो V ओवर I के लिए टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड कर देना है, तो आपने 16 को डिवाइड करना है 0.1 से। अब दूसरी रीडिंग में क्या करना है, R इक्वल्स टू V ओवर I, तो V है दूसरी रीडिंग में टोटल वोल्टेज 16, इसको नेट करंट टोटल करंट से डिवाइड करना है विच इज 0.1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 160। ओम्स लॉ से 160 आंसर आया, आर ई का 160 है, दोनों का डिफरेंस फिर से 0 आ गया। हो सकता है आप पेपर में करें तो डिफरेंस कुछ आ जाए, यानी ऐसी वैल्यूज देते हैं कि डिफरेंस आ जाए, तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी रीडिंग में बिल्कुल वैसे ही है, देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले मैंने लिख दी है। अब इक्विवेलेंट या टोटल वोल्टेज के लिए V1 और V2 को प्लस करें, 4.8 में 12 प्लस करें तो ये हो जाएगा 16.8 हो जाएगा। उसके बाद नेट करंट, तो नेट करंट के लिए मैंने क्या बताया था, अगेन I इक्वल्स टू V1 ओवर R1, तो V1 कितना है, V1 है 4.8, उसको डिवाइड करें R1 से, R1 है 80, 4.8 को 80 से डिवाइड कर देंगे, तो 4.8 ओवर 80, इसको मैं कैलकुलेटर पे जल्दी से कर लेता हूँ, 4.8 डिवाइडेड बाय 80 बिकम 0.06, ये आ गया करंट 0.06, ठीक हो गया। अब रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V ओवर I, तो V में V कौन सा लेना है, टोटल वोल्टेज लेना है, वो है 16.8, टोटल करंट है 0.06, तो आपने क्या करना है, आपने 16.8 को यहाँ डिवाइड कर देना है 0.06 के साथ, 0.06 तो 280 आ रहा है, फिर से दोनों का डिफरेंस फिर से 0 आ रहा है। तो ये आपने टेबल पूरा फिल किया तो आपको 3 नंबर मिल गए, 2 नंबर सर्किट डायग्राम के, 5 नंबर, 1 नंबर और है जिसका क्वेश्चन है वो क्या है, what will be the effect on the equivalent resistance of the circuit mentioned if another resistance is added in series with it। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस जितनी भी रेजिस्टेंसेज आगे अप टू Rn। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंसेज हैं, एक और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो पहले से जो 2 मौजूद हैं उनमें एक तीसरा नंबर ऐड करने से टोटल आंसर बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, तो एडिंग वन मोर resistor would increase the equivalent resistance, one more resistance would increase the equivalent resistance, उसको वो बढ़ा देगा, ठीक है। ये आपके 6 नंबर इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे अगर इस किस्म का आप सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया है 9th क्लास से, एंगल आयरन वाला। एंगल आयरन में एक बॉल को एक एंगल आयरन के ऊपर से रोल डाउन करवाते हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस से उसका टाइम फाइंड आउट करते हैं, आगे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, पहले मीन टाइम फाइंड आउट करना है और मीन टाइम के बाद आगे वेलोसिटी। तो मीन के लिए क्या करते हैं, 2 चीज़ों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, सुन लें ज़रा, 4.4 कैलकुलेटर पे लिखेंगे प्लस 4.6 लिखेंगे डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर पे सारा कुछ इकट्ठा लिख देंगे। कैलकुलेटर पहले 4.6 को 2 से डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा उसमें 4.4 प्लस करेगा, तो ऐसा नहीं करना आपने, या तो ब्रैकेट यूज़ करनी है या 4.4 प्लस 6 पहले करके इक्वल का साइन प्रेस करके फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो 4.4 प्लस 4.6 आ जाए और डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 4.5, इसका 4.5 आएगा। और अगर आप 4.1 को और 4.0 को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करें तो आपका आंसर आता है 4.05, राउंड ऑफ करके आपने उसको 4.1 ही लिखना है, 2 एसएफ्स तक लिखना है आपने। 3.9 और 3.3 यहाँ काफ़ी सारा फ़र्क है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 पे मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ, 3.6 आंसर आ रहा है, तो ये 3.6 आ गया। उसके बाद 3.2 और 3.1 का राउंड ऑफ होके 3.2 ही आएगा, 2.8 और 2.6 का 2.7 आएगा एवरेज, 2.5 और 2.5 प्लस 2.2 एंड यू डिवाइड विद 2 तो विल गेट 2.35, उसको राउंड ऑफ करूँगा तो 2.4 लिख दूँगा मैं यहाँ पे, 2 एसएफ तक सबको लिख रहा हूँ। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में चूँकि डिस्टेंस है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही कहा हुआ है, अगर मीटर पर सेकंड में कहा होता तो हम डिस्टेंस को मीटर में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कहा हुआ, तो आपने यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको मीन टाइम से डिवाइड कर देना है। यानी पहली रीडिंग में आपने क्या करना है, 200 को डिवाइड कर देना है
4.5 से, तो 200 को 4.5 से डिवाइड करूँ तो 44.4 आंसर आता है यहाँ पे वेलोसिटी का, 44.4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 180, तो आप 180 को डिवाइड कर देंगे 4.1 से, तो यूल गेट 43.9, यहाँ पे 43.9 आ रहा है, उसके करीब करीब भी आंसर आ रहा है। फिर है 160, तो 160 को डिवाइड कर देंगे 3.6 से, तो दिस इज़ 44.4 अगेन। उसके बाद है 140 एंड डिवाइडेड विद 3.2, तो आई गेट 43.75, तो उसको मैं 43.8 कर दूंगा राउंड ऑफ करके। एंड देन 120 डिवाइडेड बाय 2.7, तो आई हैव 44.4 अगेन। ऐसे मुझे ये 44 ही लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ 2.7 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो माय आंसर शुड बी 2 SFs, तो ये 2 SFs तक आंसर होना चाहिए। तो इसको 44, इसको 43, 44, इसको राउंड ऑफ करके मैं 43 और ये 44 ऐसे ये लिखूँगा, 2 SFs सिर्फ लिखने हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 2.4, तो 100 को 2.4 से डिवाइड करूँ तो 41.6 आता है, मैं राउंड ऑफ करके इसको 42 लिखने लगा हूँ, ये 42। अगेन सुन लें, 2 डिजिट्स तक इसलिए किया है कि मेरा टाइम के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल आंसर में इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय यूजिंग वैल्यूज़ फ्रॉम अबव द टेबल, तो ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ में आपने करना क्या है कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी करनी है और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी, बस ये याद रखना है। तो जो वेरिएबल किसी एक्सपेरिमेंट में हम खुद चेंज कर सकते हैं, ये रूल सुन लें, जिस वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट में हम खुद चेंज कर सकते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर हमने डिस्टेंस को खुद से चेंज किया है और टाइम उसकी वजह से चेंज हुआ है, तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है और डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पर होता है। तो आपने डिस्टेंस को लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर और टाइम को लेना है आपने वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद आपने एक स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल यहाँ पर देख लें, आपकी डिस्टेंस की वैल्यूज 100 से लेकर 200 के दरमियान है, तो आप अगर एक बॉक्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल 40 का ले लेते हैं, ये एक बॉक्स अगर 40 का ले लेते हैं तो अगला 80 का हो जाएगा, उसके बाद 120 का हो जाएगा, फिर 160 का हो जाएगा, फिर उसके बाद 200 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी स्केल हो जाएगी डिस्टेंस के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर, और टाइम की जो वैल्यूज़ हैं आपकी 42 से 44 के दरमियान है, तो आपका यहाँ पर जो स्केल बनेगा वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये स्केल यहाँ पर आपने 5 का ले लें, 5 का लेंगे तो आगे जाके वैल्यूज़ नहीं सॉरी मैं वेलोसिटी की वैल्यूज़ देख रहा हूँ, सॉरी टाइम की वैल्यूज़ आपकी 4.5 से लेकर 2.4 के दरमियान। अच्छा, तो ये आप ले लें 0.5 का भी ले सकते हैं या 0.4 का भी गैप ले सकते हैं, ठीक है। अगर 0.5 का लूँ तो पहला 0.5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 1.5 आएगा, 1.5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 2.5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3.5 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 4.5 आएगा। ये इस तरह आपकी स्केल बन जाएगी। अब वैल्यूज़ कैसे प्लॉट करेंगे, 200 पे 4.5, 200 पे 4.5, तो जहाँ पर 200 है उस पे 4.5 वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 180 पे 4.1 का पॉइंट आ जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स को प्लॉट करके, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा, तो अब उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके सारे पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट ज़रा सा ऐसे आगे पीछे होता भी है, तो यहाँ ये 43 या 42 वाली वैल्यू से लग भी रहा है। अब अगर मेरे पास ये 4-5 पॉइंट्स हैं तो मैंने क्या करना है, मैंने स्केल रख के ना एक लाइन लगानी है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पास से गुजर के जाए। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पास से गुजर के जो लाइन चली जाए वो भी एक ट्रेंड मेरा बता देगी कि ये ट्रेंड क्या है डिस्टेंस और टाइम का। जब आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, डिस्टेंस को कम करते हैं तो टाइम कम हो जाता है। तो ये ट्रेंड शो करना होता है। एक आध पॉइंट अगर लाइन से आगे पीछे हो भी जाए तो आपने उसको कर्व करके ज्वाइन नहीं करना उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो यू विल ऑलमोस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन विद दिस इफ़ यू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर। फिर उसको प्रॉपर ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, उम्मीद है। आगे चलते हैं। What will be the effect of on the speed of the rolling ball if the angle of inclination is reduced? देखें, अगर एक बॉल को पहले इतने एंगल के ऊपर से रोल आउट किया है, ये एंगल है ज़मीन के साथ, इतने एंगल के ऊपर एंगल आयरन रखा हुआ है, यहाँ से बॉल रोल डाउन होके नीचे आ रहा है, फिर ये एंगल इतना ज़्यादा कर दिया है, सॉरी
ज़्यादा किया है, रिड्यूस किया। अच्छा चले, ये पहला केस है, ये पहले बॉल यहाँ से नीचे आ रही है ऊंचाई से ज़रा ज़्यादा एंगल से, और ये ज़रा कम एंगल से आ रही है। तो ज़ाहिर है अगर ये एंगल हम कम करेंगे तो अब ये बॉल स्लो आएगी, तो स्पीड ऑफ द बॉल विल बी रिड्यूस्ड, स्पीड ऑफ द बॉल विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि वो एंगल के ऊपर ही स्पीड डिपेंड कर रही है। ये हो गया आपके मेजर 2 एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद माइनर वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फिगर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास स्केल और पेंसिल और प्रोटेक्टर होगा, तो यहाँ आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहाँ पर जहाँ ये लाइट एंटर हो रही है ना, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब इस नॉर्मल और इस रे के दरमियान ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, इसके दरमियान जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये ज़रा प्रोटेक्टर से ही आएंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो आपने i और r पहले फाइंड आउट किए होंगे उनका साइन करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा। तो ये प्रोटेक्टर से मेजर करके ही आएगा। फिर माइनर का एक्सपेरिमेंट 9th क्लास से आया है, हेलिकल स्प्रिंग वाला। द ग्राफ shows the extension in the spring by increasing the load. Name the dependent variable and the independent variable used in above graph. तो x एक्सिस पे क्या होता है हमेशा? इंडिपेंडेंट, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, तो मैंने ऊपर बता दिया आपको। और y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऑलवेज। तो आपने लिखना है कि इंडिपेंडेंट फोर्स है और डिपेंडेंट जो एक्सटेंशन है। कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बाय टेकिंग द पॉइंट्स a एंड b। इन दोनों पॉइंट्स को स्पेसिफिकली, इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करना है। तो स्लोप m से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 क्या है? जो दूसरा पॉइंट है यानी पॉइंट b, उस पर y की क्या वैल्यू है? तो ये पॉइंट b है, देखें ये, इसकी इस पर y की जो वैल्यू है वो ये है, यानी 2 है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 2, इसमें से माइनस करूंगा जो पहला पॉइंट है उधर y की क्या वैल्यू है, यहाँ पर y की क्या वैल्यू है 1.5, तो 2 में से 1.5 को मैंने माइनस कर दिया, ओवर x2, यहाँ पर x की क्या वैल्यू है वो आ रही है 200, माइनस इस पॉइंट a पर x की क्या वैल्यू है 100, तो इसको सॉरी 150, तो यहाँ 150 पुट कर दूंगा। तो 2 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 200 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो 0.5 ओवर 50 आ जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 डिवाइड बाई 50 विल बी 0.01। तो यहाँ पर आपकी स्लोप आ रही है 0.01, और इसका यूनिट लिखना चाहें तो वह है सेंटीमीटर ओवर डाइंस, सेंटीमीटर ओवर डाइंस, ये आ रहा है, ठीक है जी। विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ। अच्छा, वैसे उन्होंने ना यहाँ फोर्स को y एक्सिस पे लेना था, मतलब ग्राफ में, और एक्सटेंशन को ना x एक्सिस पे लेना था, ठीक है। तो अगर फोर्स को y एक्सिस पे लिया जाता और एक्सटेंशन को x एक्सिस पर लिया जाता तो ये आखिरी सवाल वैलिड होता था। अभी ये सवाल वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों वैलिड नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ। देखें, अगर फोर्स को मैं y एक्सिस पर लेता हूँ और एक्सटेंशन को मैं x एक्सिस पे लेता हूँ, फोर्स को y एक्सिस पे, एक्सटेंशन x को मैं x एक्सिस पे लेता हूँ और मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरी स्लोप क्या आएगी? स्लोप आएगी फोर्स, चेंज इन फोर्स ओवर चेंज इन एक्सटेंशन, चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस, यही स्लोप होता है ना। अब ये जो f ओवर x है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं कहता कि ये जो मैंने स्लोप फाइंड आउट की है ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग के इक्वल है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें। अब जो मैंने क्वेश्चन में गिवन स्लोप फाइंड आउट की है ना, वो है एक्सटेंशन ओवर फोर्स। तो जो एक्सटेंशन ओवर फोर्स है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर तो नहीं है, वो इनवर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। देखिए, अगर इस तरह होता ग्राफ के फोर्स y एक्सिस पे और एक्सटेंशन x एक्सिस पे, तो स्लोप किसके इक्वल आती? स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आती, क्योंकि f ओवर x स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। लेकिन x ओवर f किसके बराबर होता है? ये उलट है स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो आप यहाँ लिखते हैं कि इनवर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इनवर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, या 1 ओवर k, ठीक है। अब ये आंसर इसका सही बनता है। तो ये आपका मॉडल पेपर भी हो गया कंप्लीट। बाकी इन तमाम क्वेश्चंस के इंशाल्लाह मैंने वर्कशीट सारी बना दी हैं, तो उन तमाम क्वेश्चंस की वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता मैं
सारी अपलोड कर दूंगा, तो वो इंशाल्लाह आपको चैनल पे सारी मिल जाएंगी। थ्योरी की भी कुछ वीडियो साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, जो सेंटअप के आप लोग पेपर्स दे रहे हैं इंशाल्लाह उसके लिए, और फाइनल पेपर के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इससे इसके अलावा वीडियोज़ जो हैं कुछ पहले भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं टॉपिक्स की, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जैसे AC जनरेटर वगैरह ये आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होंगी। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।